आयरिस और उसका छोटा भाई अपने माता पिता की मौत के बाद बहुत मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उसका भाई ब्लड कैंसर से पीड़ित था, जिसके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। आयरिस अपने भाई को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी और नौकरी की तलाश में जगह जगह भटक रही थी। एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने गई, लेकिन मैनेजर ने उसे कह दिया कि बाद में जवाब दिया जाएगा। अगले दिन आयरिस अपने भाई के डॉक्टर से मिलने गई और उसके इलाज के बारे में बात करने लगी। तभी डॉक्टर ने उसकी मुलाकात शेपर्ड नाम के एक आदमी से करवाई। डॉक्टर ने बताया कि शेपर्ड उसकी आर्थिक परेशानी और उसके भाई के इलाज की जरूरत के बारे में सब जानता है। उसने कहा कि आयरिस के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन शेपर्ड उसकी सारी समस्याएं खत्म कर सकता है। बदले में उसे केवल एक खतरनाक खेल में हिस्सा लेना होगा, जिसमें जानलेवा डेयर पूरे करने पड़ेंगे। अगर वह जीत गई तो बहुत अमीर बन जाएगी और अपने भाई का इलाज भी करवा सकेगी। आयरिस पहले तो इसे मजाक समझी, लेकिन डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सब सच है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि शेपर्ड पहले उसकी भी मदद कर चुका है। आयरिस ने कहा कि उसके भाई को तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। शेपर्ड ने शांत स्वर में उसे चिंता न करने को कहा और समझाया कि उसे सिर्फ एक पार्टी में जाकर खेल खेलना होगा। आयरिस ने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा तो शेपर्ड ने कहा कि रात 8 बजे से पहले उसे जवाब दे देना, क्योंकि अगर वह खेल जीत गई तो उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी और उसके भाई के लिए बोन मैरो डोनर भी मिल जाएगा। वहां से निकलने के बाद डॉक्टर और शेपर्ड अकेले में बात करने लगे। शेपर्ड ने कहा कि आयरिस एक मजबूत खिलाड़ी साबित होगी, क्योंकि उसके पास अपने भाई के अलावा कोई नहीं है और वह सिर्फ उसे बचाने के लिए लड़ रही है। डॉक्टर ने शेपर्ड को चेतावनी दी कि उसे आयरिस को इस खतरनाक खेल में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन शेपर्ड ने उसे चुप कराने के लिए पैसे थमा दिए और वहां से चला गया। कुछ देर बाद आयरिस को उस रेस्टोरेंट से फोन आया जहां उसने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उसे नौकरी नहीं मिली। यह सुनकर आयरिस पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने शेपर्ड को फोन किया और पार्टी में आने के लिए हामी भर दी। बाद में उसने अपने भाई से कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रही है और सुबह तक वापस आ जाएगी। उसका भाई बिना कुछ पूछे मान गया। थोड़ी देर बाद शेपर्ड की भेजी हुई कार उसे लेने आ गई। जब आयरिस शेपर्ड की हवेली पहुंची तो उसे एक वेटिंग रूम में ले जाया गया, जहां पहले से 8 लोग मौजूद थे, जिनमें लुकास और कार्ल भी शामिल थे। उन्होंने आयरिस को बाकी लोगों से मिलवाया। वहां एक बूढ़ी लकवाग्रस्त महिला थी, एक जुआरी आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति था जो भारी कर्ज में डूबा हुआ था और खतरनाक लोगों से जान का खतरा झेल रहा था, एक पूर्व सैनिक था और एक चुपचाप बैठी हुई युवा लड़की भी थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी शेपर्ड का बटलर आया और सबको अपनी चीजें बाहर छोड़कर डिनर टेबल पर आने को कहा। जैसे ही सब डाइनिंग हॉल में पहुंचे, शेपर्ड अपने बेटे के साथ अंदर आया। मेहमानों को वाइन और मांस परोसा गया। आयरिस ने मांस खाने से मना कर दिया, क्योंकि वह शाकाहारी थी। उसने धीरे से कहा कि वह मांस नहीं खा सकती। तभी शेपर्ड ने उसे सिर्फ मांस खाने के बदले $10,000 देने की पेशकश की। इतनी बड़ी रकम सुनकर आयरिस हैरान रह गई। कुछ पल झिझकने के बाद उसने धीरे धीरे मांस खाना शुरू कर दिया। शेपर्ड उसे देखकर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि जो लड़की कभी मांस नहीं खाती थी, वह आज पैसों के लिए अपने सिद्धांत छोड़ रही है। तभी साफ हो गया कि शेपर्ड को मजबूर और बेबस लोगों को पैसों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते देखने में मजा आता था। मेज पर बैठा एक और आदमी, जो कर्ज में डूबा एक व्यापारी था, उसने वाइन पीने से मना कर दिया। शेपर्ड ने उससे पूछा कि वह इसे पीने से क्यों बच रहा है। उस आदमी ने बताया कि शराब ने एक बार उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके सारे पैसे खत्म कर दिए थे। यह सुनकर शेपर्ड ने उसे वाइन पीने के लिए $10,000 देने की पेशकश की। व्यापारी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर शेपर्ड ने रकम बढ़ाकर $50,000 कर दी और उससे पूरी बोतल पीने को कहा। वह आदमी इतनी बड़ी रकम का लालच नहीं छोड़ पाया। आखिरकार उसने पूरी बोतल पी ली। शेपर्ड ने पीछे मुड़कर देखा। वह खुश था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उन सभी पर उसका पूरा नियंत्रण है। रात के खाने के बाद शेपर्ड ने आखिरकार वह असली वजह बताई जिसके लिए उन सभी को वहां बुलाया गया था। उसने घोषणा की कि वे वुड यू रादर नाम का एक खेल खेलेंगे। इस खेल में हर प्रतिभागी को 2 खतरनाक विकल्प दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को समय खत्म होने से पहले एक विकल्प चुनना होगा। खेल में आखिर तक बचा रहने वाला व्यक्ति ही विजेता बनेगा। प्रतिभागियों में से एक ने शेपर्ड से पूछा कि किसी को खेल से बाहर कैसे किया जाएगा। शेपर्ड ने बताया कि जो कोई भी समय पर कोई चुनौती डेयर चुनने से मना करेगा, उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। उसने आगे कहा कि केवल वही व्यक्ति जीतेगा जो आखिर तक टिके रहने के लिए काफी मजबूत होगा। फिर शेपर्ड ने सभी से कहा कि यह उनके पास वहां से चले जाने का आखिरी मौका है। उसने दावा किया कि किसी पर भी इस खेल में हिस्सा लेने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। जिस व्यापारी को $50,000 मिले थे, वह तुरंत वहां से जाने के लिए
खड़ा हो गया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। पैसे की उसकी जरूरत उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। आखिरकार किसी ने भी वहां से जाना नहीं चुना, क्योंकि वहां मौजूद हर व्यक्ति को पैसों की सख्त जरूरत थी। यह देखकर कि सभी ने खेल जारी रखने पर सहमति दे दी है, शेपर्ड ने पहली चुनौती पेश की। उसने अपने बटलर को कमरे के अंदर बुलाया। बटलर एक ऐसी मशीन लेकर कमरे में दाखिल हुआ जिसे बिजली के झटके देने के लिए बनाया गया था। शेपर्ड ने बताया कि कमरे के दूसरी तरफ बैठा आदमी ही वह व्यक्ति है जो इस खेल को जीतेगा। उस मशीन को चलाने वाला आदमी पहले एक पूछताछ करने वाला इंटेरोगेटर रह चुका था, जो कैदियों को बिजली के झटके देकर टॉर्चर करता था। यह सुनकर कमरे में मौजूद हर कोई डर गया। वह बिजनेसमैन जिसने पहले वहां से निकलने की कोशिश की थी घबरा गया और उसने फिर से भागने की कोशिश की। शेपर्ड ने उसे रोक लिया और याद दिलाया कि वहां से निकलने का उसका मौका पहले ही हाथ से निकल चुका है। उसने उसे बताया कि खेल छोड़ने का ऑफर अब खत्म हो चुका है। वह डरा हुआ आदमी फिर भी भागने की कोशिश करता रहा। बिना किसी चेतावनी के उसके सिर में गोली मार दी गई। इस बेरहम हत्या को अपनी आंखों से देखकर वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। जल्द ही खेल का पहला राउंड शुरू हो गया। खिलाड़ियों के सिर पर बिजली के झटके देने वाली बेल्टें बांध दी गईं। वह मशीन खिलाड़ियों के सिर में बिजली के झटके देने में सक्षम थी। सबसे पहले कैल को चुना गया। उसके सिर पर एक बेल्ट बांध दी गई, जबकि एक खामोश लड़की को उसके मुकाबले के लिए चुना गया। कैल को यह फैसला करना था कि उन दोनों में से किसे बिजली का झटका लगेगा। वह एक नेक दिल इंसान था और नहीं चाहता था कि किसी और को तकलीफ हो। आखिरकार कैल ने खुद बिजली का झटका सहने का फैसला किया। अब उस खामोश लड़की की बारी थी। उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके सिर पर भी बिजली की बेल्ट बंधी हुई थी। जब उस लड़की से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उसने उस बुजुर्ग महिला को बिजली का झटका देने के लिए चुना। उसने यह बात कबूल की कि वह कभी भी एक नेक इंसान नहीं रही थी। बिजली के झटके से उस बुजुर्ग महिला को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। यह खेल इसी तरह चलता रहा, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी बारी आने पर अपने अपने टास्क पूरे करता रहा। लुकास को 2 बार बिजली के झटके लगे, क्योंकि वह एक दयालु और बिना स्वार्थ के इंसान था। आयरिस को तकलीफ देने के बजाय उसने खुद झटके लेने का फैसला किया। आखिरकार आयरिस की बारी आई। कैल को उसका विरोधी चुना गया। आयरिस भी दयालु थी, इसलिए उसने कैल को तकलीफ देने के बजाय खुद झटका लेने का फैसला किया। उसके लिए दर्द बहुत ज्यादा था। सबके चैलेंज पूरा करने के बाद कोई भी गेम से बाहर नहीं हुआ। हिस्सा लेने वाले डरे हुए थे और इमोशनली थक चुके थे। उसी समय शेपर्ड का बेटा उनके पास आया। वह उनकी तकलीफ पर ऐसे हंसा जैसे वह पूरी सिचुएशन का मजा ले रहा हो। पुराना आर्मी ऑफिसर गुस्सा हो गया और उससे बहस करने लगा। उसने शेपर्ड के बेटे से कहा कि उसे जो वह कर रहा है उसके लिए शर्म आनी चाहिए। जवाब में शेपर्ड के बेटे ने उसे चुप रहने या गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। उसे धमकी देने के बाद वह चला गया। थोड़ी देर बाद शेपर्ड वापस आया और दूसरे चैलेंज का ऐलान किया। उसने सबको बताया कि उन्हें अपनी पसंद चुनने के लिए सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। इस बार पहले आयरिस की बारी थी। उसे या तो कैल का पैर कुचलना था या लेदर के टूल से पुराने आर्मी ऑफिसर को चाकू मारना था। पुराने सैनिक ने आयरिस से कहा कि वह कैल के बजाय उसे चुने, क्योंकि कैल का बहुत ज्यादा खून बह सकता था। हालांकि आयरिस को यह आइडिया पसंद नहीं आया, फिर भी उसने पुराने सैनिक को 3 बार मारा। उसकी स्किन बुरी तरह फट गई और जख्मों से खून बहने लगा। इसके बाद लुकास की बारी थी। उसे या तो आयरिस को चाकू मारना था या उसी पुराने सैनिक को फिर से घायल करना था। एक बार फिर पुराने सैनिक ने खुद को कुर्बान कर दिया और लुकास से उसे चुनने के लिए कहा। लुकास ने बिना मन के उसे 3 बार मारा। हालांकि वह साफ तौर पर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इस बीच शेपर्ड का बेटा बहुत खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर पुराने सैनिक से बदला लेने के लिए उसे टारगेट कर रहा था। जल्द ही बारी वापस पुराने आर्मी वाले की आ गई। उसे या तो लुकास को चाकू मारना था या खुद को फिर से घायल करना था। उसने किसी और को नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया और इसके बजाय खुद को तकलीफ देना चुना। नतीजतन उसे एक बार फिर सजा मिली। फिर एक और पार्टिसिपेंट ने अपनी बारी ली, जिसमें बुजुर्ग महिला उसकी विरोधी थी। उसे या तो पुराने सैनिक को फिर से चाकू मारना था या बुजुर्ग महिला के पैर में चाकू मारना था। घायल पुराने सैनिक की भयानक हालत को जानते हुए उसने बुजुर्ग महिला को टारगेट करने का फैसला किया। क्योंकि उसके शरीर का निचला हिस्सा पहले से ही घायल था, इसलिए उसने उसे चाकू मारने का फैसला किया। क्योंकि वह पहले से ही पैरालाइज्ड थी, उसे लगा कि उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन उसने गलती से उसकी एक नस में चाकू मार दिया, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। फिर आखिर में चुप लड़की की बारी आई। उसे 2 ऑप्शन दिए गए। वह या तो पुराने सैनिक पर हमला कर सकती थी या किसी भी पार्टिसिपेंट को चाकू मार सकती थी। लड़की खड़ी हुई और पूछा कि क्या वह किसी के शरीर पर कहीं भी चाकू मार सकती है। शेपर्ड ने जवाब दिया कि वह इसकी इजाजत देगा, क्योंकि पिछले राउंड में उसे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके पॉइंट्स दूसरों से ज्यादा थे। फिर लड़की ने आयरिस के शरीर के एक तरफ चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से आयरिस को कोई गंभीर चोट नहीं लगी और वह बच गई। आयरिस उम्मीद से कम दर्द के साथ बच गई। कुछ देर बाद पार्टिसिपेंट्स ने देखा कि बुजुर्ग महिला अब हिलडुल नहीं रही थी और न ही बोल रही थी। जब उन्होंने उसे देखा
देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी चोटों की वजह से मर चुकी थी। उसके शरीर को चुपचाप कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद कैल की बारी आई। उसे यह विकल्प दिया गया कि वह या तो खुद को फिर से चोट पहुंचाए या लुकास के पैर में चाकू मारे। उस चुप रहने वाली लड़की ने तर्क दिया कि उन्हें एक दूसरे की मदद करना बंद कर देना चाहिए। उसने कहा कि अगर हर कोई दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करता रहेगा तो कोई भी कभी भी खेल से बाहर नहीं होगा। उसने यह सवाल भी उठाया कि अगर हर कोई एक दूसरे की रक्षा करता रहेगा तो विजेता कैसे चुना जाएगा। आखिरकार कैल उसकी बात से सहमत हो गया। वह खड़ा हुआ और उसने उस पूर्व सेना अधिकारी पर 3 बार वार किया। उस घायल सैनिक को पहले ही बहुत ज्यादा दर्द और खून की कमी का सामना करना पड़ा था। इस सज्जा के बाद वह इतना कमजोर हो गया कि खेल जारी नहीं रख सका। नतीजतन उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच शेपर्ड और उसका बटलर अगली चुनौती के बारे में चर्चा करने लगे। ठीक उसी समय लुकास ने देखा कि पास का एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने जल्दी से आयरिस को बाहर निकाला और पास खड़े सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया। इस अफरा तफरी के दौरान आयरिस भाग निकलने में कामयाब हो गई। इस स्थिति से गुस्सा होकर शेपर्ड ने बंदूक निकाली और कैल को गोली मार दी। फिर उसने हवेली में मौजूद सभी लोगों को तुरंत आयरिस को खोजने का आदेश दिया। हालांकि आयरिस कमरे से भाग निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि हवेली के सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। कुछ ही देर बाद शेपर्ड के बेटे ने उसे ढूंढ लिया। वह उसे परेशान करने और चोट पहुंचाने लगा। खुद का बचाव करते हुए आयरिस ने उसे चाकू मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी समय जिस डॉक्टर ने आयरिस के भाई का इलाज किया था, उसे आयरिस को इतनी खतरनाक स्थिति में भेजने का पछतावा होने लगा। पछतावे से भरा हुआ उसने उसे बचाने का फैसला किया। जल्द ही वह बंदूक लेकर हवेली पहुंचा। उसने आयरिस से कहा कि वह चिंता न करे और वादा किया कि वह उसे भागने में मदद करेगा। हालांकि शेपर्ड का बटलर अचानक वहां आ गया और इससे पहले कि डॉक्टर उसे बचा पाता, उसने डॉक्टर को गोली मार दी। उसके बाद बटलर आयरिस को घसीटकर वापस खेल वाले कमरे में ले गया। उसने शेपर्ड को बताया कि उसका बेटा आयरिस को परेशान कर रहा था। शेपर्ड ने अपने बेटे के बर्ताव के लिए आयरिस से माफी मांगी। जल्द ही खेल एक बार फिर शुरू हो गया। इस बार पानी से भरा एक बड़ा ड्रम कमरे में लाया गया। खिलाड़ियों को 2 विकल्प दिए गए। वे या तो 2 मिनट तक अपना सिर पानी के अंदर रख सकते थे या अपने सामने रखे लिफाफों में से किसी एक को चुन सकते थे। जब एक प्रतिभागी ने अपना लिफाफा खोला तो उसने उसके अंदर एक पटाखे की तस्वीर देखी। शेपर्ड ने समझाया कि एक विस्फोटक यंत्र उसकी बांह से बांधा जाएगा और वहीं उसे फोड़ दिया जाएगा। शुरू में उस आदमी को राहत महसूस हुई क्योंकि उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक छोटा सा पटाखा होगा। हालांकि जब उसने असली यंत्र देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। ये बिल्कुल भी कोई साधारण पटाखा नहीं था। इसके बजाय ये एक शक्तिशाली बम था। बम उसकी बांह से कसकर बांधा गया था। कुछ ही पलों बाद वह जोरदार धमाके के साथ फटा और उसके हाथ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सदमा और चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसके शव को भी कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद लुकास की बारी आई। उसने एक ऐसा लिफाफा चुना जिस पर एक आंख का चित्र बना हुआ था। शेपर्ड ने उसे बताया कि उसे एक ब्लेड से अपनी ही आंख काटनी होगी। लुकास ये सुनकर दहशत में आ गया और पूछा कि ऐसी बात संभव भी कैसे हो सकती है। उसने इस चुनौती को अस्वीकार करने की कोशिश की। हालांकि शेपर्ड ने उसे फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय दिया। कोई और विकल्प न बचता देख लुकास ने दर्द सहते हुए ब्लेड से अपनी आंख काट ली। फिर आयरिस की बारी आई। उसने लिफाफा चुनने के बजाय पानी वाली चुनौती को चुना। उसने अपना सिर पानी से भरे एक बड़े ड्रम के अंदर डाल दिया। शेपर्ड के बटलर ने उसके सिर को कसकर नीचे दबाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह उसे बाहर न निकाल सके। जब आयरिस ने अपना सिर पानी के अंदर रखा तो वह लगातार अपने भाई के बारे में सोचती रही। उसे वे सपने और भविष्य याद आए जिनके लिए वह कभी जीना चाहता था। आयरिस ने खुद को लगातार हिम्मत दी और दर्दनाक चैलेंज सहती रही। वह बार बार खुद से कह रही थी कि उसे अपने भाई के लिए जिंदा रहना ही होगा। आखिरकार पूरे 2 मिनट बीत गए और आयरिस इस खतरनाक चैलेंज से बच गई। इसके बाद उस शांत लड़की की बारी आई। उसे पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने पानी वाला चैलेंज चुनने की बजाय एक लिफाफा चुन लिया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसके अंदर नंबर 4 लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि उसे 4 मिनट तक अपना सिर पानी के अंदर रखना होगा। बटलर ने जबरदस्ती उसका सिर पानी के टैंक में दबा दिया। वह लड़की बहुत संघर्ष करती रही, लेकिन इतनी देर तक सांस रोक नहीं पाई। आखिरकार दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब खेल में केवल 2 लोग जिंदा बचे थे, आयरिस और लुकास। अगले फैसले के लिए शेपर्ड ने सिक्का उछाला और आयरिस टॉस जीत गई। इसके बाद शेपर्ड ने उसे आखिरी 2 विकल्प बताए। पहला विकल्प यह था कि वह लुकास के साथ हवेली से बाहर जा सकती है, लेकिन अगर वह यह विकल्प चुनती तो उसे कोई पैसा नहीं मिलता। दूसरा विकल्प था लुकास को गोली मारकर पूरी इनामी रकम हासिल करना। लुकास घबराकर आयरिस से विनती करने लगा कि वह उसे मत मारे। उसने कहा कि वह भी सिर्फ कुछ सेकंड
सेकंड दूर था बचने से और वह हवेली से तभी बाहर जाना चाहता है जब दोनों साथ हों। लुकास ने बताया कि उसके अलावा उसकी 2 बहनें भी हैं जो पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं। उसने आयरिस से कहा कि वे दोनों साथ बाहर निकल सकते हैं और कहीं ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। वह लगातार उससे गुहार लगाता रहा कि वह गोली न चलाए, लेकिन आयरिस अपने बीमार भाई और उसकी खराब हालत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आंसुओं और भारी दिल के साथ उसने धीरे धीरे बंदूक उठा ली। आखिरकार मजबूरी में उसने लुकास को गोली मार दी। यह देखते ही शेपर्ड और उसका बटलर ताली बजाने लगे। उन्होंने आयरिस को बधाई दी और उसे खेल का विजेता घोषित कर दिया। लुकास को मारने के बाद आयरिस शर्म और पछावे से सिर झुकाकर खड़ी रही। साफ दिखाई दे रहा था कि वह अपने किसे अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। शेपर्ड ने उसे बहुत बड़ी रकम दी और बताया कि उसके भाई के लिए बोन मैरो डोनर का भी इंतजाम कर दिया गया है। बाद में आयरिस आखिरकार अपने घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो सुबह बहुत जल्दी थी और उसका भाई सो रहा था। उसे जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप नहाने और खुद को साफ करने चली गई। कुछ समय बाद जब वह अपने भाई को उठाने वापस आई तो यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसके भाई ने बहुत सारी गोलियां उखाकर अपनी जान ले ली थी। ये दर्दनाक दृश्य देखकर आयरिस पूरी तरह टूट गई। फिल्म का अंत इसी बेहद दुखद पल पर होता है। ये कहानी 2 महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख ये है कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है और उसे भयानक अंजाम तक पहुंचा सकता है। दूसरी सीख ये है कि रिश्ते और अपने लोग पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं।